नमस्कार। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या हम सिर्फ तारीखें और घटनाएं याद करते हैं? नहीं। असल में हम एक कहानी पढ़ रहे होते हैं और हर कहानी की तरह इसे सुनाने वाले भी कई लोग होते हैं और हर कोई इसे अपने नजरिए से सुनाता है। तो आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास को देखने के इन्हीं अलग-अलग नजरियों यानी दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी बात को पर्सिवल स्फीयर ने बहुत खूबसूरती से कहा है। देखिए, इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, हमारी सोच बदलती है, वैसे वैसे अतीत को देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, हिस्टोरियोग्राफी, यानी इतिहास लेखन। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये क्या हुआ से ज्यादा इस बात की पड़ताल है कि इतिहास को लिखा कैसे गया। मतलब किसी इतिहासकार ने घटनाओं को किस चश्मे से देखा और हमें क्या दिखाया। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों के टकराव को समझेंगे, फिर मार्क्सवादी और सबाल्टर्न स्कूलों की बात करेंगे, इसके बाद कुछ दूसरे प्रभावशाली स्कूलों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे दृष्टिकोण हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने की शुरुआत ही एक बड़े टकराव से होती है। एक तरफ थे औपनिवेशिक इतिहासकार और ठीक उनके सामने उन्हीं के जवाब में खड़े थे राष्ट्रवादी इतिहासकार। यहां पर आप देखिए, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। औपनिवेशिक नजरिया कहता था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है क्योंकि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और उसे पश्चिमी मार्गदर्शन की जरूरत है। वहीं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन शोषण के खिलाफ एक साझा संघर्ष है। तो ये कॉलोनियल अप्रोच काम कैसे करता था? देखिए, इनकी कुछ मूल मान्यताएं थीं, जैसे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कोई एकता थी ही नहीं। वो ये भी मानते थे कि वो नस्ल के तौर पर बेहतर हैं, इसलिए शासन करने के लिए सबसे योग्य हैं। और इस सब को सही ठहराने के लिए उन्होंने व्हाइट मैन्स बर्डन यानी गोरे आदमी का बोझ जैसी बातें कहीं, मानो वो हम पर कोई एहसान कर रहे हों। जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ जैसे लेखक इसी सोच के सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब जाहिर है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी होना था, और वो था नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इन इतिहासकारों ने औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी चेहरे को बेनकाब किया। खासकर दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से ये साबित कर दिया कि कैसे ब्रिटिश राज भारत को आर्थिक रूप से कंगाल कर रहा था। इस दृष्टिकोण का मकसद था लोगों में राष्ट्रीय गौरव जगाना और उन्हें एक करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं वो दो स्कूल जिन्होंने न सिर्फ कॉलोनियल बल्कि नेशनलिस्ट इतिहास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये थे मार्क्सवादी और सबाल्टर्न स्कूल। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि असली लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष की भी है। मतलब उपनिवेशवाद और भारतीय समाज के अंदर मौजूद अंतर्विरोध दोनों ही अहम है। लेकिन सबाल्टर्न स्कूल इससे भी एक कदम आगे निकल गया। उन्होंने कहा कि असली संघर्ष तो हमेशा से एलीट यानी अभिजात्य वर्ग और सबाल्टर्न यानी आम जनता के बीच रहा है। उनके मुताबिक जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, वो असल में दो आंदोलन थे, एक पढ़े लिखे अमीर लोगों का और दूसरा गरीब दबे कुचले लोगों का। इस बात को बिपिन चंद्रा के इस कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सबाल्टर्न स्कूल, जिसके सबसे बड़े अगुवा रंजीत गुहा थे, उन्होंने कहा कि अब तक जो भी इतिहास लिखा गया है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या मार्क्सवादी, वो सिर्फ एलीट क्लास का इतिहास है। उसमें आम आदमी की आवाज तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, इन चार बड़े स्कूलों के अलावा भी कुछ और नजरिए हैं जिन्होंने इतिहास को देखने का हमारा तरीका बदला है। चलिए उन पर भी एक एक करके सरसरी नजर डालते हैं। इनमें से एक है कम्युनलिस्ट अप्रोच या सांप्रदायिक दृष्टिकोण। ये वो नजरिया है जो मानता है कि भारत का इतिहास हमेशा से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक लड़ाई का मैदान रहा है और इन दोनों के हित कभी एक नहीं हो सकते। इसके बाद आता है कैम्ब्रिज स्कूल, और इनका तर्क तो बिल्कुल ही अलग है। ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद असल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि ये तो सत्ता और फायदे के लिए भारतीयों की आपस की लड़ाई थी। फिर एक और दिलचस्प आर्थिक नजरिया है लिबरल और न्यू लिबरल स्कूल का। ये कहते हैं कि शायद उपनिवेशों को लूटना खुद ब्रिटेन के लिए भी लंबे समय में उतना फायदेमंद नहीं था जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इससे उनके अपने देश का विकास धीमा पड़ गया। और आखिर में फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इस स्कूल ने इतिहास के केंद्र से पुरुषों को हटाकर महिलाओं के अनुभवों को सामने रखा।
उन्होंने ये दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक कानूनों और सामाजिक नियमों ने महिलाओं की जिंदगी पर असर डाला और उन्हें संसाधनों से वंचित रखा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे इज्म और अप्रोच को समझने का फायदा क्या है, खासकर अगर कोई सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है एक क्रिटिकल सोच, एक विश्लेषणात्मक दृष्टि विकसित करने के लिए। तो अगली बार जब आप इतिहास की कोई किताब या कोई आर्टिकल पढ़ें तो ये 3 काम जरूर करें। पहला, पहचानने की कोशिश करें कि लिखने वाला किस नजरिए से बात कर रहा है। दूसरा, ये सवाल करें कि इस कहानी में किसकी आवाज शामिल है और किसकी नहीं। और तीसरा, एक बेहतर और पूरी तस्वीर बनाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों को मिलाकर देखें। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर हर इतिहास किसी न किसी इतिहासकार ने लिखा है, तो सोचिए हम किसकी कहानी सुनने से चूक रहे हैं। कौन है जिसकी आवाज इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गई है।